अब कहानी कहां पे फंसी, मैंने तो क्या किया, इसमें ऐड कर दिया था 1.16%। हेलो एवरीवन, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटी इन्फो पर। जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीएफओ की जो हायर पेंशन स्कीम है उसकी जो न्यूज या उसके सर्कुलर जो है दिन ब दिन आते रहते हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं। तो जब से ये न्यूज में आया है तब से जो है मैंने एसटी इन्फो जो हमारा आपका अपना चैनल है उस चैनल पर मैंने ये सभी वीडियोस बनाई है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक्सप्लेन किया था, उसके एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने डिटेल्ड कैलकुलेशन शीट बनाई थी, कोशिश करी थी। उस समय तक तो कुछ भी नहीं था ईपीएफओ की तरफ से। उसके बाद फिर मैंने केस स्टडीज बताई थी कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है हायर पेंशन स्कीम के लिए। इसके बाद इसी तरह से जैसे जैसे न्यूज आती रही वैसे वैसे मैंने इसके ऊपर जो है वीडियो बनाई और आप लोगों को जो है जानकारी दी। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी 11 नंबर आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने ये बताया था जो 1.16% है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, उसके बेसिस पर ही मैंने कैलकुलेशन करी थी। और मैंने जो कैलकुलेशन करी थी उसमें अब क्या हुआ, थोड़ा से चेंजेस हो गए हैं उस कैलकुलेशन में। ऐसा क्यों हुआ है और मैंने ऐसा क्यों किया था ये मैं आपको बताऊंगा, और शायद आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आपको भी सरप्राइज लगेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ये मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जो है सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए कि भाई लोचा कहां हुआ है, लोचा कैसे हो रहा है, उसको मैं समझाऊंगा। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं। 4 मई 2023 को एक सर्कुलर आता है ईपीएफओ का। ये सर्कुलर बेसिकली यहां पर आप देख रहे हैं गैजेट नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने यहां पर कुछ कहानी बोली थी। इन्होंने बोला था कि जो एम्प्लॉयर का जो पीएफ में जाता है पैसा वो कितना जा रहा था 8.33, और पेंशन में कितना जा रहा था उस समय 3.67, है ना। 8.33 और 3.67 पेंशन में जा रहा था। इन्होंने बोला कि जो 1.16% है वो भी इसमें ऐड होगा। दैट मींस आपका जो पेंशन वाला जो फंड है वो कम होगा, पेंशन वाला 8.33 नहीं रहेगा, वहां से कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 2.51% हो जाएगा। तो 1.16% जो 8.33 में ऐड होगा तो 9.49 हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पर मैंने जो है इस वीडियो के अंदर कैलकुलेशन शीट बनाई थी और जिसको मैंने शेयर किया था। अब चूंकि इसी सर्कुलर में यहां पर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। द इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन shall be applicable to basic wage DA and retaining allowance to the extent some basic wage DA and retaining allowance exceed 15,000 rupees per month। ये जो इंक्रीज कंट्रीब्यूशन है 1.16%, भाई 1.16% ही तो इंक्रीज कंट्रीब्यूशन है ना। ये इंक्रीज कंट्रीब्यूशन है और ये हमने 8.33 में ऐड किया है, तभी तो आपका क्या बना 9.49। अभी जो इंक्रीज कंट्रीब्यूशन है ये लगेगा आपका 15,000 से ऊपर की सैलरी पर। मैंने जो एक्सेल शीट बनाई थी मैंने इसको यहां पढ़ा था और मैंने एक्सेल शीट बनाई थी, यहां पर मुझे गड़बड़ लगी थी इसीलिए मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था, है ना। तो अब ये ड्रॉप क्यों हुआ था या मैंने क्यों ऐसा किया था ये मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, हम जब से नौकरी कर रहे हैं हमें सबको पता है कि जो एम्प्लॉय का शेयर होता है पीएफ में और एम्प्लॉयर का शेयर होता है वो इक्वल होता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर 12% आपका पीएफ डिडक्ट कर रहा है, यानी कि उस 12% में पीएफ और ईपीएस में जाता था, कुछ पेंशन फंड कुछ पीएफ फंड में जाता था, तो उतना ही 12% हमारा भी डिडक्ट होता था। ये हम सभी जानते हैं जब से हम जो है नौकरी कर रहे हैं। और ऐसा जो है ईपीएफओ का जो एक्ट है, तो एम्प्लॉय प्रोविजन फंड एक्ट, उसके अंदर भी अगर आप देखो तो यहां पर आप देख सकते हैं। यहां मैं दिखाता हूं, देखो ये कौन सा चैप्टर 5 कंट्रीब्यूशन, चैप्टर 5 कंट्रीब्यूशन में अगर आप यहां पर पढ़ोगे, द कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉय अंडर द स्कीम shall be equal to the contribution payable by the employer in respect of each employee। that means employee और employer का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस सर्कुलर के आने के बाद अगर आपको यहां कैलकुलेशन करनी है तो ये इक्वल नहीं होगा। मैं आपको अभी एक एग्जांपल से बताऊंगा। यहां पर जो है ये एक तो ये वैलिड होगा कब से, 1 सितंबर 2014 से, ये भी मैंने बताया था अपनी उसी वीडियो में।
अब यहां पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि भाई आपका एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ईपीएफ एक्ट 1952 की बात करें, इस एक्ट में भी यही लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। देखो, एंड द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन शैल बी इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन पेबल बाय द एम्प्लॉयर। तो पीएफ फंड में जो भी पैसा आपका जा रहा है, अगर एम्प्लॉय का 12% है तो एम्प्लॉयर का भी 12% होगा। उस 12% में कुछ पैसा पीएफ फंड में जाएगा, कुछ पैसा पेंशन फंड में जाएगा। ये हम सभी लोग जानते हैं। इसी बेसिस पर मैंने जो है अपनी इस वीडियो के अंदर जो है एक्सेल शीट बनाई थी। क्योंकि इसके बाद इन्होंने अब 11 तारीख को, यानी कि इन्होंने एक और सर्कुलर निकाला है 11 मई 2023 को। इसमें भी इस 11 मई 2023, वैसे तो ये 9 मई 2023 में भी एक सर्कुलर निकाला था, इसके अंदर भी सेम ही चीज लिखी थी। वो 9 मई 2023 का जो सर्कुलर है मुझे वेबसाइट पर नहीं मिला, ईपीएफओ के सर्कुलर वाला जो सेक्शन है, तो मुझे 11 मई 2023 का मिला। उसमें भी ये सभी चीजें लिखी हुई है। मैं आज इसको ही एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं यहां पर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपका, यानी कि एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का शेयर अगर डिफरेंट हो जाएगा तो कैसे चेंजेस आएंगे आपके अमाउंट में। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी की सैलरी 1 सितंबर, ये केस जो है 1 सितंबर 2014 के बाद का केस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी जो है 20,000 रुपए है। भाई 20,000 रुपए सैलरी है। इस 20,000 रुपए जो सैलरी है, इस 20,000 रुपए की सैलरी पर जो अभी कटता है वो 8.33% कटेगा। तो मैंने क्या करा था, मैंने किया 8.33 जो पहले कट रहा था, अब इसके अंदर क्या हुआ 1.16 ऐड किया गया और यहां पर इसको सॉल्व कर लिया। ये परसेंटेज में आपको देखना है। तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 20,000 इंटू 9.49%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 1898 आएगा, ठीक है भाई। अब इसका बचा हुआ, यानी कि 12%, ये जो है टोटल 12% में से ही होगा। सारा जो चेंजेस आएगा वो 12% में ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब 12% में बचा हुआ कितना हुआ, 2.51%। 2.51% में देखा जाए तो 20,000 का 2.5% आप निकाल लो, कितना आएगा, लगभग 502 है ना, 502 ये आ गया। आप इसको सॉल्व करो, इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 0 8 और 5 13 और 1 14 का 4 हासिल लगाए, तो 224 रुपए है ना। तो मैंने इसी हिसाब से जो है कैलकुलेशन करी थी, इसी हिसाब से एक्सेल शीट बनाई थी। क्यों, क्योंकि हमारा जो ईपीएफ एक्ट है वो बोल रहा है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए। तो जब ये सेम होगा तो ये कैलकुलेशन इसी हिसाब से करी गई। अब चूंकि इन्होंने जो नया पेज डाला है, नया पेज जो यहां पर डाला है कि 20,000 रुपए से ज्यादा की अमाउंट, 15,000 रुपए से ज्यादा की अमाउंट पर ही आप जो है 1.16% लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं मैं। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। देखो, जो नया सर्कुलर आया है, मतलब न्यू सर्कुलर के हिसाब से, जिसमें क्या लिया है 1.16%, ये उस वेज पर लिया है जिसमें जो वेज आपका है, वेज में आपका बेसिक डीए ये सारे रिटेनिंग अलाउंस होंगे, उनकी बात हो रही है, जिसमें वेज 15,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस को समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, अब मान लो आप इसी के बेसिस पर निकालते हो। देखो आपका 20,000 है, 20,000 है ना। इस 20,000 को आप कैसे करोगे भाई, 8.33 आप निकालोगे। पहले तो 8.33 आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,666, ये आ गया आपका 1,666, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि जो आपका 20,000, अब इसमें क्या करो आप 2.51 निकालो, 2.51, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 502 आ जाएगा, 502, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब कहानी कहां पे फंसी, मैंने तो क्या किया, इसमें ऐड कर दिया था 1.16%, लेकिन ये 1.16% बोल रहा है कि भैया ये जो 20,000 है, इस 20,000 में से आपको 15,000 माइनस करना है
और इसके ऊपर आपको 1.16% निकालना है, 1.16%। जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 58। मैंने ये एक एग्जांपल लेकर के कर रहा हूं। आप इन सब का जब सम निकालोगे तो ये कितना आएगा, 2226। ये आ जाएगा आपका 2226। करके देखोगे आप, 8 और 10 और 6 आ गया 16, और हासिल लगा 1, 6 और 5 4 5 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 5 11 1 12 का 2, हासिल लगा 1, तो आ गया 2226। तो आप देखो यहां 2226 आ रहा है, यहां 2400 आ रहा है, तो इसका मतलब जो ईपीएफ एक्ट है, इसका मतलब यहां पर ये हुआ, ये जो ईपीएफ एक्ट है इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो है मतलब उससे थोड़ा सा डेविएशन दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने यही सोच करके आपको वो एक्सेल शीट दी थी जिसके अंदर ये मान करके चले थे कि भाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का शेयर हमेशा सेम होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आप जो अपना पैसा दे रहे हो 12%, और 12% जो एम्प्लॉय का जाएगा वो उसमें सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पेंच यहां पर फंसा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 11 मई 2023 को एक सर्कुलर निकाला। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, इसमें वही सारी चीजें रखी हैं और इसमें प्रोसेस बताया गया है ना। तो प्रोसेस को समझेंगे। बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन और जॉइंट ऑप्शन, डिपॉजिट्स, ट्रांसफर, ड्यू कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट इनटू पेंशन फंड। तो कैसे हो रहा होगा ये पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये वही नोटिफिकेशन की बात हो रही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो 8.33% में 1.16% ऐड हो जाएगा तो टोटल 9.49 हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन, सेकंड लाइन है उसमें यही लिखा हुआ है कि जो आपकी सैलरी एक्सीडिंग 15,000 होगी उसके ऊपर 1.16 आपको निकालना है। ठीक है ना, ये यहां पर सारी बातें लिखी है जो इस सर्कुलर में लिखी है। ये यही दो क्लोज जो है इन्होंने अपने इस सर्कुलर में रख दिए हैं। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप ध्यान से समझेंगे। टू गिव इफेक्ट टू द अबव नोटिफिकेशन देयर विल बी नीड टू अंडरटेक द फॉलोइंग। इन ऑल एलिजिबल केस ऑफ जॉइंट ऑप्शन, जो लोग जॉइंट ऑप्शन के लिए एलिजिबल हैं, देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन on the pay above 15,000 per month of the employer share to the pension fund। ठीक है, तो अब यहां पर वो बात खत्म हो गई कि भाई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेम होना चाहिए। यहां तो मुझे किसी एंगल से वो सेम नहीं लगता क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया। चलो अब उस बात को तो खत्म ही करते हैं, अब जैसा सर्कुलर है वैसी ही बात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको 1.16% जो है एम्प्लॉयर के शेयर में ऐड होगा, जो आपका पहले पीएफ में जा रहा था वो पेंशन फंड में चला जाएगा। ठीक है, और ये किस अमाउंट पर कटेगा, जब आपकी अगर आपकी सैलरी मान लो 30,000 है तो 15,000 से एक्सीड कर रही है 30,000 है ना, तो 15,000 वाला जो गैप आया उसके ऊपर आपको 1.16 निकालना है। आगे बात करते हैं, सिमिलरली इन एलिजिबल केस ऑफ एप्लीकेशंस जॉइंट ऑप्शन वेयर पास्ट रेमिटेंस ऑन हायर पे वर मेड इन प्रोविडेंट फंड बट नॉट इन पेंशन फंड, एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 8.33 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर शेयर। तो यहां पर ये वही बात कर रहा है कि जो एलिजिबल केस है और जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन के लिए एलिजिबल है, जिनका पास्ट में पहले से ही कट चुका है ना, रेमिटेंस ऑन हायर पे वर मेड इन प्रोविडेंट फंड बट नॉट इन पेंशन फंड, उनका पेंशन फंड में नहीं गया था, पीएफ फंड में गया था लेकिन एलिजिबल है, तो अब उनका एडजस्टमेंट कैसे हो रहा होगा, वो 8.33% के हिसाब से हो रहा होगा। आगे बात करें, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉइंट ऑप्शन ऑफ मेंबर्स who are still in service and OIC has passed the requisite speaking order, the present employer shall continue to pay pension contribution or higher wage in future also including the increase 1.16%। बोल रहा है कि जो लोग अभी भी सर्विस में है, रिटायर नहीं हुए हैं, तो उनका जो फ्यूचर में जो भी पैसा कटेगा, तो जो इंक्रीज 1.16% है वो किस पे कटेगा, 15,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी पर कटेगा। ठीक है, अब किस तरह से कैलकुलेशन होंगी, यानी कि जो ड्यूज है आपको पे करने होंगे वो कैलकुलेशन किस तरह से होंगी उसको भी देख लेते हैं। द ड्यू विल बी कैलकुलेटेड बाय द फील्ड ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर इसको ड्यू कैलकुलेट करेगा आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ वेज डिटेल सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर वेज डिटेल सबमिट करेगा उनको जो है फील्ड ऑफिसर जो है वेरीफाई करेगा एंड टेकिंग केयर ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोसेस। प्रोसेस में क्या कह रहा है भैया, ई ऑफिस का इस्तेमाल करेगा वो, है ना,
ईच मेंबर पेंशनर केस शैल बी प्रोसेस इन सेपरेट क्रिएटेड इन ई फाइल। तो ई ऑफिस में जो है ये प्रोसेस होगा। ई ऑफिस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर फाइलिंग सिस्टम होती है गवर्नमेंट की। तो सभी पीएसयूज गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जहां पर हर केस की मतलब जो भी आप फाइल पुटअप करते हो, चाहे परचेज कर रहे हो, कुछ भी करते हैं, तो ई ऑफिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। उसकी बात तो खैर नहीं हो रही है यहाँ पर। आगे, in case of exempted establishment, the wage detail for the entire period and the matching contribution should be available with the exempted establishment and consistent with the record of the trust। तो exempted trust की बात हो रही है, उनके पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल होने चाहिए ट्रस्ट में। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में क्या लिखा है। फिफ्थ में लिखा है द ड्यूज शुड बी कैलकुलेटेड मंथ वाइज इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी ड्यूज कैलकुलेशन होगी, यानी कि जो भी पैसा आपको जमा करना है वो किस तरह से होगा, उसको यहाँ पर बात करेंगे। 8.33% जो है कैलकुलेशन होगी। जो भी वेज सीलिंग थी, अगर उससे ज्यादा आपकी सैलरी होगी, और वो कब से एप्लीकेबल था, 16 नवंबर 1995 से, क्योंकि इसी समय जो है ईपीएस स्कीम आई थी। एंड विल बी कैलकुलेटेड एज पर रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड में होगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान उस समय जो है आपका जो कैसे वेज सीलिंग कैसे आती थी, 5,000, 6,500 और फिर सितंबर में 15,000। तो अगर आपकी जो वेज है उनसे ज्यादा रही होगी 1995 से 1 सितंबर 2014 के बीच में, वेज सीलिंग जो है, वेज जो है आपका 5,000 या 6,500 ज्यादा रही है, तो जो भी कैलकुलेशन होगी पेंशन फंड के लिए वो 8.33% पर होगी। ठीक है। और 1.16% जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, एम्प्लॉयर का शेयर, वो इस तरह से होगा कि जो 15,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी होगी, यानी कि मान लो 30,000 रुपए सैलरी है 1 सितंबर 2014 के बाद, तो जो 1.16% होगा वो 15,000 पर ही निकलेगा। 30,000 माइनस 15,000 तो बचा 15,000। उस 15,000 पर जो है 1.16% कैलकुलेट होगा, और ये 1 सितंबर 2014 से होगा। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है ऑल अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू पेंशन फंड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सम। जितना भी अमाउंट यहाँ कैलकुलेट होगा 5(1) और 5(2) में, इन दोनों को ऐड किया जाएगा और आपका पूरा का पूरा पैसा कहां चला जाएगा, पेंशन फंड के अंदर चला जाएगा जी। इसके बाद अब जो इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट भी, अब आपने जो है जब पैसा आपका पीएफ फंड में जा रहा था तो आपको इंटरेस्ट मिलता था, अब वो इंटरेस्ट भी जो है कहां जाएगा, वो भी आपका पेंशन फंड में चला जाएगा। तो अब ये इंटरेस्ट कैसे जाएगा, यहाँ पर दो टाइप की एस्टेब्लिशमेंट होती है, अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट और एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के लिए बोल रहा है ईपीएफ स्कीम में कोई पैरा 60 है जिसके अंदर जो है रेट डिसाइड होते हैं ईपीएफओ के द्वारा, जो एनुअली डिसाइड होते हैं, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिला है। अब वो इंटरेस्ट का सारा पैसा आपका पेंशन फंड में चला जाएगा। इसके बाद ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर पीएफ ट्रस्ट होता है। तो जो ट्रस्ट होती है वो भी डिसाइड करती है कि भाई कितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, तो उसी के हिसाब से जो कैलकुलेशन होगी वो भी आपका पैसा, आपका पूरा का पूरा जो पीएफ में होगा वो कहां चला जाएगा, पेंशन फंड में चला जाएगा। ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का शेयर, एम्प्लॉयर ने जितना भी पैसा पीएफ में डाला वो पूरा का पूरा पेंशन फंड में चला जाएगा। एम्प्लॉय का पीएफ वाला पैसा कहीं नहीं जाने वाला, वो आपके पास रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फील्ड ऑफिस है वो एग्जामिन करेगा सभी केसेस को एंड क्लासिफाई करेगा। कैसे कैटेगरी को क्लासिफाई करेगा, 3 तरह से। ड्यूज कैलकुलेटेड हैव ऑलरेडी बीन फुल्ली रेमिटेड टू ईपीएस इन द ड्यू मंथ। ये बोल रहा है, एक पहला केस वो है, वो लोग जिन्होंने ईपीएस को चूज किया और उनकी कैलकुलेशन भी हो गई, सारे ड्यूज कैलकुलेट हो गए और सारी अमाउंट डिडक्ट भी हो गई है, ईपीएस अकाउंट में चली भी गई है, ये तो पहले एम्प्लॉय हो गए। दूसरे वो लोग हैं ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रेमिटेड, इनके ड्यूज तो कैलकुलेट हो चुके हैं लेकिन अमाउंट रेमिटेड नहीं हुई, किसके अंदर, पेंशन फंड के अंदर। बट कंट्रीब्यूशन और हायर वेज हैव बीन फुल्ली रेमिटेड, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है हायर वेज पर वो फुल्ली रेमिटेड हो गया है पीएफ में। देयर इज एडुकेट बैलेंस इन द पीएफ फंड, और इनके पीएफ अकाउंट में एडुकेट बैलेंस है, यानी कि एम्प्लॉयर का जो पीएफ अकाउंट है उसमें एडुकेट बैलेंस है। ठीक है, ये दूसरे टाइप के एम्प्लॉय होंगे, दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रेमिटेड। ये वो लोग हैं जिनके ड्यूज जो है कैलकुलेट हुए हैं बट हैव नॉट बीन रेमिटेड टू ईपीएस, बट कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेज हैव बीन फुल्ली रेमिटेड टू ईपीएफ एंड देयर इज इनएडुकेट बैलेंस। अब इनएडुकेट बैलेंस कैसे होगा भाई, कुछ लोग जो है शादी के लिए या घर बनाने के लिए लोन ले लेते हैं, तो जो जैसे मैं अनएग्जेम्प्टेड ट्रस्ट की, मैं पीएफ ट्रस्ट की बात करूं तो हमारे यहाँ पीएफ ट्रस्ट है हमारी कंपनी में, तो हमें क्या कहते हैं, हमें जो है ना कुछ केसेस में जो है एम्प्लॉयर का जो पीएफ अमाउंट है वो भी मिल जाता है।
तो वो कब मिलता है, जैसे हम घर खरीद रहे हैं या हमारे बच्चे की शादी है, तो एक दो केसेस में, सभी केसेस में नहीं, तो उन दोनों केसेस में अगर किसी ने पैसा निकाल लिया है, एम्प्लॉयर का पीएफ अमाउंट, ध्यान रखना, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर शेयर आपने पीएफ में से निकाल लिया है, तो अब आपके पास इनएडुकेट बैलेंस हो गया, तो अब आपको वो जमा करना पड़ेगा। जमा करने का प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिनके पीएफ, एम्प्लॉयर पीएफ के अकाउंट में इनएडुकेट बैलेंस है, जिन्होंने कुछ पैसा पहले से ही निकाल लिया। ये तीसरे टाइप के एम्प्लॉय हैं। चलो, इंफॉर्मेशन ऑन ड्यूज एंड इट्स डिपॉजिट। अब ये कैसे ड्यूज और डिपॉजिट कैसे होगा ये बता रहा है यहाँ पर। जो फील्ड ऑफिसर है वो इंटीमेट करेगा पेंशनर्स या मेंबर्स को इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी, जो कैटेगरी हमने अभी पढ़ी 6 में, 1 2 3, ये 3 कैटेगरी पढ़ी, इन तीनों कैटेगरी को इन्फॉर्म करेगा। और कैसे करेगा, देखो क्या क्या एक्शन लेगा। 6(1) की बात होगी तो ये जो फील्ड ऑफिसर है ये इन्फॉर्म करेगा पेंशनर और मेंबर को थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ड्यूज अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड। लास्ट एम्प्लॉयर के थ्रू जो है ये आपको इन्फॉर्म करेगा और बोलेगा कि भैया आपके जो है ड्यूज सारे रिसीव हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एप्लीकेशन एकदम फिटम पार्ट है। चलो 6 सेकेंड है ना, 6(2) ये जो क्लॉज है, यानी कि जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं, ये क्या करेगा, ये करेगा इन्फॉर्म करेगा पेंशनर या मेंबर को थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ड्यूज नीड टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू पेंशन फंड एंड रिटर्न कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी ऑब्टेन्ड एंड प्रोवाइडेड टू फील्ड ऑफिसर। तो ये बोल रहा है कि भैया जो प्रोविडेंट फंड में जो भी पैसा गया है वो लास्ट एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर देगा और कहेगा कि भैया जो भी फंड है पीएफ में, जो एडुकेट फंड है, इनएडुकेट नहीं एडुकेट फंड है, वो पूरा का पूरा जो है आप पेंशन फंड में डाल दो और आपसे एक रिटर्न कंसेंट ले लेगा। अब रिटर्न कंसेंट कैसे ली जाएगी ये अभी थ्रू मेल होगी या दोबारा कैसे हो रहा होगा वो भी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। एंड ये जो है फील्ड ऑफिसर ही सारी बात करेगा। तीसरे टाइप का यानी कि तीसरी कैटेगरी 6(3), इसमें क्या बोल रहा है, इन्फॉर्म द पेंशनर और मेंबर थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ही हैज इनएडुकेट बैलेंस। इनएडुकेट बैलेंस है तो भैया कहां से निकालेगा वो पैसा, अब जेब में तो है नहीं, इन प्रोविडेंट फंड डेस्क। तो कैसे हो रहा होगा देखो, बैलेंस नीड टू बी डाइवर्टेड from provident fund available with EPFO to pension fund and return consent of the employee should be obtained and provided to FO। ये वही कहानी लिखी है। Deposit of the remaining amount of dues to be made in the manner provided in this circular। इस सर्कुलर में मैनर दिया है, मतलब किस तरह से आपको जो है रिमेनिंग ड्यूज सबमिट करने हैं, जमा करने हैं, इसमें बताया गया है कैसे करना है। ठीक है, 8th में पहुंचते हैं। 8th में तो कुछ नहीं है, पेंशनर और मेंबर में बी गिवन अप टू 3 मंथ्स। हाँ, ये भी बात इंपॉर्टेंट है भाई, आपको 3 महीने दिए जाएंगे डिपॉजिट करने के लिए। जो भी पैसा डिपॉजिट करना है, जो भी रिमेनिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, वो आपको पैसा डिपॉजिट करना है। ठीक है, जो भी ड्यूज आपको करने हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर करने हैं। तो ये सारा का सारा जो पैसा है आपका डाइवर्जन होगा पीएफ से ईपीएस में चला जाएगा। आगे बात करते हैं इशुएंस ऑफ डिमांड लेटर। यहां तो कुछ नहीं है। मेथड ऑफ पेमेंट बाय द पेंशनर्स और मेंबर इन कैटेगरी 6(1) एंड 6(2) there will be no requirement of any additional deposit by the pensioner or member। कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो बता ही दिया। 6(1) वो है जिनका ऑलरेडी ड्यूज जो है कैलकुलेट हो चुके हैं और पीएफ फंड से ईपीएस में जा चुके हैं। 6(2) यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पास एडुकेट फंड भी है लेकिन इनका पीएफ से पेंशन फंड में नहीं गया, तो रिटर्न कंसेंट के बाद जो है ये पेंशन फंड में चला जाएगा वो पैसा। द कंट्रीब्यूशन ड्यू विद इंटरेस्ट रिसीव मे बी फर्स्ट डाइवर्टेड फ्रॉम द पीएफ बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ 6(2) एंड 6(3)। अब जो इंटरेस्ट वाली बात है, कंट्रीब्यूशन ड्यू विद इंटरेस्ट रिसीवेबल may first be diverted from the PF balance in respect of this। यानी कि यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट जो भी गया है वो आपका पैसा जो है पीएफ से ईपीएफ में चला जाएगा, सॉरी ईपीएफ से ईपीएस में चला जाएगा। इन कैटेगरी 6(3) डिपॉजिट विल बी मेड बाय द कंसर्न पेंशन और मेंबर ओनली फ्रॉम द बैंक अकाउंट अवेलेबल इन ईपीएफओ रिकॉर्ड। द डिपॉजिट मे बी मेड एज अंडर। जो भी डिपॉजिट आप करेंगे, डिपॉजिट विल बी मेड बाय द कंसर्न पेंशन मेंबर ओनली फ्रॉम द बैंक अकाउंट, उसी बैंक अकाउंट से होगा जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये यहां पर बोल रहा है डिपॉजिट में बी मेड एज अंडर एनी ऑनलाइन फैसिलिटी इफ प्रोवाइडेड बाय ईपीएफओ। हो सकता है ईपीएफओ आपको कोई ऑनलाइन फैसिलिटी दे दे, आप चेक के थ्रू भी जो है अपना जो अमाउंट है वो क्या करते हैं, ड्रॉ सबमिट कर सकते हैं, ड्यू क्लियर कर सकते हैं। क्या दैट द चेक शुड हैव द फॉलोइंग डिटेल्स इन इट्स बैक। चेक के थ्रू कर सकते हैं और चेक के पीछे जो है ये डिटेल्स होनी चाहिए।
एप्लीकेशन आईडी, यूएएन और या पीपीओ नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर, डिमांड नोटिस नंबर एंड डेट। ठीक है, ये सारी डिटेल जो है चेक के पीछे होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। ये बोल रहे हैं मेथड ऑफ कंप्यूटेशन जो है ये हो सकता है आने वाले सर्कुलर में आए कुछ दिन बाद, अभी तक तो नहीं आया है। ये 11 मई 2023 का सर्कुलर है, लेकिन अभी तक भी जो है कंप्यूटेशन शीट नहीं आई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तो नॉर्मल कहानी लिखी है, ऑफिस इंचार्ज ऑफ द कंसर्न आरओ विल मॉनिटर डेली ऑन द प्रोग्रेस मेड विद द रेफरेंस टू कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज इंफॉर्मेशन टू द पेंशनर मेंबर थ्रू एम्प्लॉयर डिपॉजिट। मतलब ये सारी कहानी लिखी है, मतलब वो स्टेटस को मेंटेन करेगा, चेक करेगा, मतलब बेसिकली यहाँ हमारे काम का कुछ है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चला कि इस पूरी कहानी में, कि इस पूरे सर्कुलर में ये पता चला है कि भैया अब आपको 9.49% देना है 1 सितंबर 2014 से के बाद, और जो 1.16% वो 15,000 रुपए से ज्यादा की अमाउंट पर लगेगा। कैसे जमा होगा ये मैंने बताया, 3 कैटेगरी होगी, 61, 62, 63। वो लोग जिनके ड्यूज ऑलरेडी जो है क्लियर हो चुके हैं, आपका सारा का सारा पैसा पेंशन ईपीएफ यानी कि पीएफ फंड से पेंशन फंड में जा चुका है, ये 61 है, उनको सिर्फ इंटीमेशन किया जाएगा। 62 वाले वो एम्प्लॉय हैं जिनका अभी डाइवर्जन नहीं हुआ, यानी कि ईपीएफ से ईपीएस में नहीं गया पैसा, लेकिन उनसे रिटर्न कंसेंट के बाद जो है वो सारा का सारा पैसा चला जाएगा, लेकिन एडुकेट फंड है 62 में। 63 वो लोग हैं जिनके अंदर इनएडुकेट फंड है, जिनके पास इनएडुकेट फंड है, हो सकता है उन्होंने कुछ लोन लिया हो, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो वो क्या करेंगे, पहले अपना जो बैलेंस अमाउंट है, जो भी ड्यूज है उसको क्लियर करेंगे, और इंटरेस्ट का पैसा भी जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। कैसे जमा होगा ये भी बताया, चेक के थ्रू आप दे सकते हैं। एनी ऑनलाइन फैसिलिटी अगर ईपीएफ को क्रिएट करता है तो उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। ये ध्यान रखना है, आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा, इस 3 महीने के अंदर ही आपको जो है सारी चीजें क्लियर करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस सर्कुलर में अब जो मैंने आपको अभी लास्ट में जो है समराइज किया वो आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्होंने ज्वाइंट ऑप्शन चूज करना है, जो चाहते हैं हायर पेंशन लेना, कि उनको भी पता चले कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच है, वो ग्लिच मैं आपको बता चुका हूं, विद कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो क्लियर है, चीजें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं, ईपीएफ को क्या सर्कुलर निकालता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।